नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरसी के बारे में, दैट इज़ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। हम देखेंगे एनआरसी है क्या, कब सबसे पहले एनआरसी हुई और क्यों कुछ लोग एनआरसी का विरोध करते हैं, एनआरसी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है। सारी चीज़ों को विस्तार से हम कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एनआरसी है क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो कि 1951 में एक रजिस्टर प्रिपेयर हुआ था। जब 1951 में भारत में सेंसस को कंडक्ट कराया गया था, हर एक विलेज में, यहाँ पे हर एक घर और हर व्यक्ति के पास कितनी होल्डिंग है, इसको सीरियल ऑर्डर में रखा गया था। ये इंडिकेट करता था हर व्यक्ति का नाम, वो कहाँ रह रहा है, कितने लोगों के साथ रह रहा है और उसके पास कितनी होल्डिंग है, कितना उसके पास ज़मीन है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एनआरसी को अपडेट किया जाए, एक बार पुनः एनआरसी कंडक्ट कराई जाए। इसके पीछे का कारण क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऐसी मांग हो रही है? इसलिए ताकि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेश से 24 मार्च 1971 के बाद असम में आए। आप सब जानते हैं कि 1971 में युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडिया जीता था और ईस्ट पाकिस्तान अलग होके बांग्लादेश बन गया था। तो इसलिए जो बांग्लादेश से लोग भागकर असम में आए 24 मार्च 1971 के बाद, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि वो ज़बरदस्ती हमारे भारत में आए हैं, उनके पास सिटीजनशिप नहीं है, हमने उनको सिटीजनशिप नहीं दी है। तो इस प्रकार के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेश से असम में माइग्रेट हुए, उन्हें आइडेंटिफाई करना, ये इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसका एम है कि ये डिटरमाइन किया जाए कि जितने भी लोग एनआरसी के लिए अप्लाई करते हैं, क्या वो असम के जेन्युइन सिटीजन्स हैं या नहीं हैं। एनआरसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा असम में ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि असम में बहुत से ऐसे बांग्लादेश के लोग हैं जो वहाँ पर इलीगली आए थे। अभी असम के लोग ऐसा बोलते हैं कि इन लोगों की वजह से हमारा जो यूनिक कल्चर है वो हम वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे इंटरमिंगलिंग हो रही है और कुछ केसेस में हमने दंगे और लड़ाई झगड़े, छुटपुट घटनाएं भी देखी हैं। तो जो भी एप्लीकेंट होगा, उसके फैमिली मेम्बर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स का नाम, उसका अपना नाम, होल्डिंग, इन सारी चीज़ों का हमें पता चलेगा। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है आइडेंटिफिकेशन का, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपना डाटा देगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि जो एनआरसी प्रिपेयर हुई थी 1951 में, उसके साथ मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ऑब्वियसली जब दादे परदादे का नाम बताया जाएगा तो, या फिर जो इलेक्टोरल रोल था मार्च 24 1971 के साथ, उसके साथ नाम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे प्रूफ के तौर पे कि हम इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। तो कौन कौन से प्रूफ्स यहाँ पे माननीय होंगे? पहले आता है बर्थ सर्टिफिकेट, फिर आता है LIC पॉलिसी, रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लैंड एंड टेनेंसी रिकॉर्ड्स, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, गवर्नमेंट इशू लाइसेंस और सर्टिफिकेट, या फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट या परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रूफ की तरह दिया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें देनी हो तुमने, इसमें से एक दो अपने साथ तुम ले जा सकते हो प्रूफ के तौर पे। फिर इसको देख के प्रूफ हो जाएगा कि तुम्हारे पास भारत की सिटीजनशिप है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे चल पड़ेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे चल पड़ेंगे, कोर्ट रिकॉर्ड भी यहाँ पे चल पड़ेंगे। 1950 तक असम में काफ़ी माइग्रेशन हुई, जो मैंने आपको पहले भी कहा। अब इस माइग्रेशन की वजह से हुआ क्या कि जो असम के लोग हैं, उनको ये डर सताने लगा कि हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, हम उसे लूज़ कर देंगे, हम उसे खो देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे स्टेट की डेमोग्राफी है वो भी चेंज हो सकती है, और जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं, असम के जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जिनके पूर्वज वहाँ पे हज़ारों सालों से रह रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन ही वहाँ पे कम हो जाएगी। अब लेट 70s में, 70 के दशक के अंत में, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे असम के, उन्होंने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ एक मूवमेंट स्टार्ट करी, जिसका नाम दिया गया असम एजिटेशन। इनका एम क्या था? इनका एम था कि असम में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको डिटेक्ट किया जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए।
डिटेक्ट करना मतलब ये पता लगाना कि भैया ये व्यक्ति जो है ये इलीगल माइग्रेंट है। डिपोर्ट करना मतलब इनको दोबारा बांग्लादेश भेज दिया जाए। और ये देखो कितनी पुरानी है कि लेट 70s में इसकी शुरुआत हुई थी। लेट 70s में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो थे असम के, उन्होंने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ मिलके एक मूवमेंट की स्टार्ट करी जिसका नाम दिया गया असम एजिटेशन। क्या डिमांड थी? डिमांड थी कि जितने भी असम में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पहले डिटेक्ट किया जाए, पता लगाया जाए वे कौन कौन सा जो व्यक्ति है वो इलीगली यहाँ पे रह रहा है, और फिर उसको डिपोर्ट किया जाए, पकड़ के उनको दोबारा उनके देश भेज दिया जाए। अब पहले तो ये एजिटेशन काफ़ी पीसफुल थी, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी एग्रेसिव होने लगी। फिर आता है असम अकॉर्ड 1985 में। असम अकॉर्ड को 1985 में साइन किया गया। किस किस के बीच में? आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम गण संग्राम परिषद, और जो हमारी उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट थी लेड बाय राजीव गांधी। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। आप सब जानते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हो गई थी खालिस्तान के मुद्दे पे। उसके बाद राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। इंदिरा गांधी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनके असैसिनेशन किस मुद्दे की वजह से हुई? खालिस्तान की वजह से। खालिस्तान को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने उसमें कवर किए हैं, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 1985 में असम अकॉर्ड साइन होता है। किस किस के बीच में? आसू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, फिर ऑल असम गण संग्राम परिषद, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको लेड कर रहे थे उस समय राजीव गांधी जी। अब असम अकॉर्ड के प्रोविजंस क्या थे? असम अकॉर्ड में था क्या? एनी फॉरनर विल बी गिवन फुल सिटीजनशिप इंक्लूडिंग द राइट टू वोट इफ ही हैड कम टू असम बिटवीन 1951 to 61। अगर कोई भी असम में इलीगल इमिग्रेंट है तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, लेकिन वो अगर 1951 से 61 के बीच में आया है तो, यानी अगर कोई 63 में भी आया है तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। किस किस को दी जाएगी? जो 1951 से 61 के बीच में आया है। कोई भी फॉरेनर जो 1951 से 61 के बीच में असम में आया है उसको फुल सिटीजनशिप दे दी जाएगी। फिर दूसरा आता है द फॉरेनर्स हु हैड माइग्रेटेड टू असम बिटवीन 61 to 71 विल बी गिवन ऑल द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप एक्सेप्ट राइट टू वोट। सबसे पहले क्या बात हुई? 51 से 61 के बीच में जो आया है उसको फुल सिटीजनशिप दे दी जाएगी। 61 से 71 में जो आया है उसको भी सिटीजनशिप के सारे राइट्स दे दिए जाएंगे, मगर एक चीज़ यहाँ पे माइनस कर दी गई, दैट इज़ राइट टू वोट। ये व्यक्ति जो है ये वोट नहीं दे सकता है, विच वुड बी डिनाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, एंड दोज हु एंटर्ड असम आफ्टर द ईयर 1971 वुड बी डिपोर्टेड। अभी यहाँ पे इस व्यक्ति को सिटीजनशिप तो दे दी गई, लेकिन कहा गया कि हम इसको राइट टू वोट नहीं देंगे। लेकिन कितने समय तक नहीं देंगे? 10 साल तक नहीं देंगे। लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो 71 के बाद आया है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि दोबारा उसको जिस देश से आया है उस देश में भेज दिया जाएगा। ये असम अकॉर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। एक बार फिर देखो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। जो 1951 से 61 के बीच में आए उन्हें हरी झंडी दिखा दी गई, फुल सिटीजनशिप मिल गई। जो व्यक्ति 61 से 71 के बीच में आया उसको सिटीजनशिप तो मिल गई, मगर उसको राइट टू वोट नहीं मिला। कितने समय तक नहीं मिला? 10 साल तक नहीं मिला। अच्छा, जो व्यक्ति 71 के बाद में आया उसको बोला गया कि भैया तेरा हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा, उसको डिपोर्ट कर दिया गया। ये असम अकॉर्ड के कुछ फीचर्स थे। अब यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात शुरू हुई, और यहाँ पर काफ़ी मैसिव लॉ प्रॉब्लम्स, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर मॉब अटैक्स होने लगे, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। बारपेटा में जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है वहाँ पर भी काफ़ी मॉब अटैक शुरू हुए। एक पटिशन फाइल की गई 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ के द्वारा जिसका नाम है असम पब्लिक वर्क्स। इसने डिमांड किया कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी असम में हैं उन्हें कृपया करके आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए। एक मेन मुद्दा यही है कि जितने भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनको उनके अपने देश भेज दो, उनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
ठीक हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में 2009 ने असम पब्लिक वर्क्स नाम की एनजीओ ने ये पिटीशन फाइल करी। उन्होंने ये बात भी डिमांड करी कि वोटर लिस्ट में जितने भी इलीगल बांग्लादेशियों का नाम है उसको भी डिलीट कर दिया जाए। 2013 में एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास किया और कहा कि 31 दिसंबर 2017 तक जो एनआरसी का अपडेट है उसको कंप्लीट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट अभी रिस्पॉन्सिबल है पूरी की पूरी जो प्रोसेस है एनआरसी के अपडेशन की उसको मॉनिटर करने के लिए। एनआरसी जो है उसको किसके बेसिस पे अपडेट किया जाएगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003। इन दोनों के तहत ये पूरी की पूरी जो एनआरसी है इसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अब एनआरसी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है? देखिए, जब फाइनल एनआरसी की इंट्रोडक्शन हुई 31 अगस्त 2019 को, तो एनआरसी 1951 का जो अपडेट था उसको कंप्लीट किया गया। वहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई और काफ़ी जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने भी ओपनली इस डॉक्यूमेंट को क्रिटिसाइज़ किया। अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक असम के जो एमएलए है जो कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं लोगों का नाम, इवन सिटिंग एमएलए का नाम आप सोचो, एनआरसी की लिस्ट में नहीं आया। तो यही कारण है कि काफ़ी लॉ मेकर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो जेन्युइन इंडियंस हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हैं, उनका भी नाम यहाँ पे नहीं आया। इवन ऐसे कई बंगाली हिंदू हैं, देखो असम में कई बंगाली हिंदू भी रहते हैं, वेस्ट बंगाल से कई लोग रहते हैं, तो कई ऐसे भी लोग थे बंगाली हिंदूज या जो जेन्युइन इंडियंस हैं जिनका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आया, जो फाइनल एनआरसी की लिस्ट आई थी। और ऐसे कई इलीगल फॉरेनर्स थे जिनका नाम उस लिस्ट में आ गया, मतलब जो अपने हैं देश के उनका नाम नहीं आया, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं उनका नाम आ गया। हालांकि जो फॉरेनर्स हैं उनका नाम तुम हटाने का प्रयास कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि हम इनका नाम निकाल देंगे और हम इन्हें डिपोर्ट कर देंगे, मगर उनका नाम आ जा रहा है और जो अपने देश के हैं उनका नाम ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी हमें देखने को मिला। अब जब रीवेरिफिकेशन इस ड्राफ्ट की गई तो उस रीवेरिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एनआरसी का? कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने के बाद व्यक्ति एनआरसी के लिए एलिजिबल हो जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 1972 की एनआरसी में अपीयर हुआ है, या फिर जो इलेक्टोरल रूल्स थे 24 मार्च 1971 तक के, उसमें उसका नाम या उसके जो डिसेंडेंट्स हैं उनका नाम अगर वहाँ पे अपीयर हुआ है तो वो एलिजिबल है। फिर ऐसा व्यक्ति जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफिसर इसके पास अपने आप को रजिस्टर किया है और अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको इलीगल माइग्रेंट या फॉरेनर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी एलिजिबल है। फिर ऐसा व्यक्ति जो असम में माइग्रेट हुआ है 25 मार्च 1971 से पहले और 1 जनवरी 1966 के बाद, यानी कि 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971, इसके बीच में अगर कोई भी व्यक्ति असम में माइग्रेट हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। फिर आता है वो व्यक्ति जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट है असम का, उसके बच्चे या उसके जो आगे डिसेंडेंट्स हैं वो सारे एलिजिबल हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और उनकी जो सिटीजनशिप है उसके ऊपर जितनी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उनके द्वारा कोई भी डाउट नहीं किया जा सकता। फिर ऐसा व्यक्ति जिसका जो नाम है वो 24 मार्च 1971 तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मेंशन है, और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सिटीजनशिप के लिए एडमिसिबल हैं उन डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम अगर मेंशन है तो वो भी एलिजिबल है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी तो होगी, लेकिन इम्पैक्ट क्या है? देखिए, एनआरसी की जो अपडेट है वो कई एक्चुअली में जो स्पेकुलेशंस हैं इलीगल माइग्रेंट्स की असम में या भारत में, उनका एक्चुअल नंबर हमें बताएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे भारत में लाखों की संख्या में ऐसे इलीगल माइग्रेंट रह रहे हैं जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, सिटीजन नहीं हैं, वो कहीं बांग्लादेश से आया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान से भी आए हैं। कई ऐसे इस प्रकार के बहुत से अलग अलग थ्योरीज आती रहती हैं। तो अब यहाँ पे जब एनआरसी हो जाएगी तो असम में और हमारे पूरे देश में जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनका क्या नंबर है ये हमें पता चल जाएगा। ये वेरीफाइड डाटा सेट प्रोवाइड करेगा जिसके तहत हम मीनिंगफुल डिबेट्स करेंगे और जो कैलिब्रेटेड पॉलिसी मेजर्स हैं उन्हें भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
जो पब्लिकेशन है अपडेटेड एनआरसी की, वो फ्यूचर माइग्रेंट्स जो हैं बांग्लादेश से उन्हें भी डटर करेगा, क्योंकि एक बार जब तुमने डिपोर्ट कर दिया तो अगली बार फिर बंदा आने से पहले 50 बार सोचेगा भी। उसको पता है कि यहाँ पे दोबारा मेरे को देश निकाला कर दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो असम में इलीगली एंटर करने से जो बांग्लादेश के लोग हैं वो 1000 बार सोचेंगे। अब एनआरसी अपडेट के बाद जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके लिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को खरीदना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से भारतीय नागरिकों के लिए जो राइट्स और बेनिफिट्स हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अभी तक तो वो भारतीय नागरिकों के सारे राइट्स और बेनिफिट्स खा रहे हैं, जबकि वो भारत के सिटीजन भी नहीं हैं। तो जब एक बार पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, तो फिर उनके लिए फेक जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा, और इंडियन सिटीजन्स के जो राइट्स हैं और जो बेनिफिट्स हैं उन्हें भी वो अवेल नहीं कर पाएंगे। ड्राफ्ट एनआरसी की जो पब्लिकेशन है वो ऑलरेडी एक ऐसा परसेप्शन बना रही है कि असम में कोई भी व्यक्ति जो वैलिड डॉक्यूमेंट के बिना रह रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उस व्यक्ति को डिपोर्ट किया जा सकता है या फिर उसको डिटेंशन में रखा जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमने लगभग सारी चीज़ें तो समझ ली। अब हम थोड़ा टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं एनआरसी की। अपने कोर में एनआरसी है क्या? ऑफिशियल रिकॉर्ड है लीगल इंडियन सिटीजन्स का। अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निकलिटीज़ आ गई है ना डेफिनेशन में कि एनआरसी क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, लीगल। अब कौन लीगल होगा? वो लीगल होगा जिसके पास सिटीजनशिप है। तो लीगल इंडियन सिटीजन्स का ऑफिशियल रिकॉर्ड है एनआरसी। ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है, हर एक इंडिविजुअल की जो कि भारत का नागरिक होने की जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा करता है। किसके तहत? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। अब एनआरसी और कैब इन दोनों का क्या रिलेशन है? एनआरसी क्या हुआ? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। कैब क्या हुआ? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब तो ये एक्ट भी बन चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या है देखिए, कैब जो है वो सिटीजनशिप ग्रांट करता है जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अफ़गानिस्तान के। ये हमारा भारत है, यहाँ है पाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, ये है बांग्लादेश। इन 3 देशों से जो भी नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स आए हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे मुस्लिम माइग्रेंट्स को क्यों छोड़ा गया? तो इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ये तीनों देश मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन तीनों में मुस्लिमों के ऊपर धर्म के नाम पे अत्याचार नहीं होते हैं, लेकिन जो बाकी बच गए, जो हिंदू बच गए, क्रिश्चियन बच गए, सिख बच गए, बौद्ध बच गए, जैन बच गए, उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना होती है, उनको दबाया जाता है, मारा कूटा जाता है। आए दिन हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में मंदिरों को, गुरुद्वारों को, चर्चों को टूटते हुए देखते हैं। आए दिन हम इन देशों में हिंदू, सिख, क्रिश्चियन लड़कियों के बलात्कार होते देखते हैं। इस प्रकार की कई खबरें हमें देखने को मिलती हैं। आए दिन हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियां जो हैं, या बौद्ध, जैन, इस प्रकार के जो अलग धर्मों की लड़कियां हैं, इन बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के शादियों के मामले हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रताड़ना है नॉन मुस्लिम्स की, लेकिन ये प्रताड़ना मुसलमानों के साथ नहीं हो रही है। इसलिए जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, जिन बेचारों को यहाँ पे जीने तक का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उनको हम सिटीजनशिप ग्रांट करेंगे, उनको हम नागरिकता देंगे। अब एनआरसी का एम क्या है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेशी जो हैं असम में, उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए। कैब जो है वो सिटीजनशिप ग्रांट करेगा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटीज़? जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, भारत की नहीं। जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप ग्रांट करने वाला है। लेकिन वो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट होगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में एंटर किया है, उसके बाद वाला नहीं। उसके पहले जितने भी नॉन मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जो भारत में आया है उसको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। एनआरसी की ज़रूरत क्या है? देखिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न एक रजिस्टर है हर भारतीय सिटीज़न का। इसको बनाने की बात तब हुई थी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में 2003 में अमेंडमेंट हुई थी। इसका पर्पस क्या है कि हमारे भारत के जो लीगल सिटीजन्स हैं उनका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। एनआरसी बिल पास कब हुआ?
बिल जो है वो 17 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा 9 दिसंबर 2019 में, और 10 दिसंबर 2019 को इसको पास कर दिया गया था। 80 लोग इसके खिलाफ थे और जो 311 एमपीज़ थे वो इसके पक्ष में थे। 80 अगेंस्ट थे, 311 पक्ष में थे। बिल पास हो गया राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 तक। वहाँ पर 125 लोग इसके फेवर में थे, 105 इसके अगेंस्ट थे। तो ये है एनआरसी। यहाँ पे हमने देखा एनआरसी क्या है, कहाँ से इसका बीज बोया गया, असम अकॉर्ड क्या है। हमने देखा एनआरसी की ज़रूरत क्या है, एनआरसी और कैब इन दोनों में लिंक क्या है, और हमने देखा कि इसकी क्या नीड है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। सारी चीज़ों को विस्तार से कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।